बाजार और कॉर्पोरेट इंडिया के जाने माने दिग्गज एनाम ग्रुप के चेयरमैन वल्लभ भंसाली साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिनसे हम मुलाकात कर रहे हैं आज एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के मेगा मर्जर पर। भंसाली साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद जीबीजी के धन्यवाद। लिए समय देने के लिए। सबसे पहले बताएं कि इस बड़े मेगा मर्जर के क्या मायने हैं कॉर्पोरेट इंडिया के लिए। ये बड़ा ऐतिहासिक मर्जर है और ना तो एक केवल जबरदस्त साइज की कंपनी बन गई, दोनों बहुत पॉपुलर कंपनी साथ में आई वगैरह वगैरह तो है ही। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने मेरे पिछले 40 वर्ष के करियर के अंदर कोई भी मर्जर ऐसा नहीं देखा जिसमें कि दोनों स्टॉक सिग्निफिकेंट राइज होते हैं। जी। एक बढ़ता है, एक घटता है, करेक्ट। या दोनों घटते हैं। हम्म। ये तो कभी मैंने आज तक नहीं देखा कि दोनों स्टॉक 8-8% बढ़ते हैं। जी। और न केवल वे बढ़ते हुए पूरे मार्केट को उठाते हैं, जी। पूरे ग्रुप के सेक्टर्स को, पूरी ग्रुप की कंपनियों को बढ़ाते हैं। हम्म। तो ये हमको दिखाता है कि ये मर्जर कितना कितना शानदार जी। मर्जर है, जी। फ्रॉम अ ट्रांजैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू। जी। एक और इसकी बड़ी अहमियत है हम्म। कि एचडीएफसी हमारे देश की एक बहुत अहम संस्था है, जिसने देश को बहुत कुछ दिया है। एक चरित्रवान संस्था, जिसने नया नया कस्टमर हेल्प के, कस्टमर सर्विस के स्टैंडर्ड आयाम स्थापित किए हैं, इतना फाइनेंशियल रिटर्न दिया है, इतने जबरदस्त मैनेजर प्रोड्यूस किए हैं। तो इस संस्था की एक जो डिजाइन थी, एचडीएफसी से शुरू होके 1980 के करीब जो शुरू हुई संस्था और 1992 के करीब एचडीएफसी बैंक शुरू हुई, उसमें से इतनी कंपनियां बनी। तो ये आगे जाके इस संस्था में से और भी हमें बहुत कुछ मिलेगा। तो एक बहुत सारी बातें, आज एक ये खुशी का मौका है, एक त्योहार जैसा दिन मुझे महसूस होता है। बिल्कुल सर, आपने खुद 3 दशक में, 4 दशक में ढेर सारे मर्जर्स किए हैं, देखे हैं, नज़दीकी से देखे हैं। जब आप कह रहे हैं कि ऐसा अनोखा मर्जर जहां दोनों स्टॉक इतना तेजी से भागे, तो क्या खास बात है जो बाजार को इतनी पसंद आ रही है कि दोनों स्टॉक 10-10, 15-15% बढ़ जाएं? देखिए, ये तो जीवन है, मार्केट है कि नई नई बातें इसमें होती रहेगी, कभी ये नहीं हो सकता कि इससे आगे नहीं होगा। जी। तो कोई कोई मर्जर क्या है कि जो एचडीएफसी के स्टॉक्स के जितने स्टॉक्स की परफॉर्मेंस है, इसमें हमेशा एक शेयर होल्डर फ्रेंडलीनेस रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एचडीएफसी के शेयर के अंदर लोगों ने कोई भी आईपीओ के अंदर, राइट इश्यू में पार्टिसिपेट करके कभी पैसा खोया हो। तो ये जो शेयर होल्डर फ्रेंडलीनेस और कंजर्वेटिज्म था, वो हमेशा रहा। तो ये मर्जर भी इस ढंग से किया गया कि दोनों कंपनियों को, किसी को भी ना लगे कि भी हमारे साथ कोई धोखा हो रहा है या हमारी ठीक से हमारे को रिटर्न नहीं मिल रहा है। दूसरा, दोनों मिलके, कभी दो और दो मिलके पांच हो जाते हैं, तो दो और दो मिलके पांच हो रहे हैं यहाँ पे, कि दोनों के कस्टमर्स को अमाउंट ऑफ सर्विस जो मिलना है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस थ्रू, प्राइमरीली कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट लोअर होने से जो एडवांटेज मिलने वाला है, दोनों कंपनियों के अंदर इतना डीप रिच मैनेजमेंट कैडर है कि जो साथ में आने से न जाने आज क्या कर सकता है। दोनों एक ही बिरादरी के लोग हैं, एक ही कल्चर के लोग हैं। तो जो डिफरेंसेस होते हैं कई बार साथ आने से, वो यहाँ नहीं होने वाले हैं, बल्कि उसके वो सिनर्जिस्टिक एडवांटेज। तो ऐसे कई चीजें माइक्रो लेवल पर भी साथ में जुड़ी हुई हैं कि जिसकी वजह से इसका बड़ा एडवांटेज मिलेगा कि एचडीएफसी इटसेल्फ एक साइज के कस्टमर को सर्विस करता था। अब एचडीएफसी बैंक की सारी टेक्नोलॉजी से उनको जब सर्विस करने का मौका मिलेगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक टेक्नोलॉजी में हमारी टॉप मोस्ट कंपनियों में से एक है। तो ऐसे बहुत तमाम चीजें छोटी छोटी लोग एनालाइज करके इसके लिए एक्साइट हो रहे हैं। तो इस पे तो कई बातें हो सकती है। अब जैसे कि उनके कंपनियां थी कई सारी, होल्डिंग कंपनी, मतलब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी वगैरह, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो सबकी अपनी फंड रिक्वायरमेंट होती है। हम्म। एचडीएफसी के जब थ्रू वो होल्ड होती थी, हम्म। तो एक इश्यू रहता था कि एचडीएफसी अपनी उसमें होल्डिंग कैसे मेंटेन करेगी। एचडीएफसी बैंक अब उसकी होल्डिंग कंपनी हो जाएगी, तो प्रश्न ये उठेगा कि बैंक को उसको डाइवेस्टमेंट करना पड़ेगा। हम्म। तो एक तरफ ये दिखेगा, एक तरफ ये दिखेगा, लेकिन हम्म। हमारा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट अब पहले से बहुत ज्यादा फ्रेंडली और सेंसिटिव है जी। कि शेयर होल्डर को डुबा के हम क्या अचीव करेंगे। हम्म। खाली एक थेरेटिकली डाइल्यूट करते जाओ। तो हमने देखा कि रिजर्व बैंक ने भी प्रमोटर होल्डिंग की फिलॉसफी बदली कर दी, पहले से उन्होंने संख्या बढ़ा दी। तो ये बहुत सारी चीजें सोच के बैलेंस की गई है। जो कैश फ्लो अवेलेबल होगा कंपनी के लिए, इतना जबरदस्त कैश फ्लो अवेलेबल होगा। एचडीएफसी का बहुत सारा पैसा जो एचडीएफसी बैंक की होल्डिंग बढ़ाने में, बनाने में लगता था, वो अब नहीं लगेगा। तो बहुत बेहतरीन चीजें हुई है इसके अंदर। एक चीज़ जो मैं सोच रहा था, एक तरफ एचडीएफसी लिमिटेड है, एक पेरेंट कंपनी है एक तरह से, जिसे आप पेरेंट के तौर पर मान सकते हैं कि
इन्होंने पूरे ग्रुप की शुरुआत की है। वहाँ पर जो मैनेजमेंट है बहुत एक्सपीरियंस, बहुत पुराना मजा हुआ मैनेजमेंट है। दूसरी तरफ जो नई नई कंपनियां बनी है, स्पेशली इस केस में एचडीएफसी बैंक की बात करें, वहाँ थोड़ा नए ज़माने का मैनेजमेंट है, ज़्यादा एनर्जेटिक और यंग है कंपेरेटिवली एज के मुकाबले देखें। तो क्या इसे एक इस तरीके से देखा जा सकता है कि अगला जो बड़ा ग्रोथ आने वाला है इस ग्रुप के लिए, क्योंकि एक तरफ एक्सपीरियंस मैनेजमेंट और एक तरफ नया मैनेजमेंट दोनों मिलकर करें, क्या इसके बेनिफिट्स कुछ आगे मिलेंगे इस मेगा मर्जर के बाद? तो देखिए, ये सारा मैनेजमेंट काडर अलग अलग कंपनियों में, इंश्योरेंस कंपनियों में, एसेट मैनेजमेंट में आया कहाँ से? हम्म। कोई एचडीएफसी, एचटी पारेख, आप लोग नहीं जानते होंगे कि एचटी पारेख कितनी महान विभूति थी जी। जिन्होंने एचडीएफसी की कल्पना की और शुरुआत की। और वो दीपक भाई उनकी लेगेसी को लेके कितना आगे बढ़े हैं। तो ये सारी सोची हुई है। वो यंग मैनेजमेंट को भी एचडीएफसी एज अ पेरेंट कंपनी लाता रहा है, अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट को लाता रहा है। समय समय पर एचडीएफसी से लोग वहां जाते रहे हैं। क्या है कि इस फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट, ये तीनों का सामंजस्य होना इतना फायदेमंद रहता है। तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि समय कम है, लेकिन ये तीनों फायदे यहाँ पे मिलते थे कि उनकी जो शेयर होल्डिंग थी और वो मैनेजमेंट शेयर होल्डिंग से अलाइन होती थी। तो ये काफी अलाइनमेंट ऑलरेडी है। तो ये बात तो निश्चित है कि एचडीएफसी खाली फाइनेंशियल वो अपना हाउसिंग फाइनेंस में और हाउसिंग फाइनेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स में थी। अब एचडीएफसी बैंक के पास तो बहुत प्रोडक्ट्स हैं। एचडीएफसी ने भी कई प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई किए थे। तो क्योंकि बैंक इज यूज टू यूजिंग टेक्नोलॉजी, हैज लॉट मोर कस्टमर रीच एंड द एबिलिटी टू सर्विस देम इज ग्रोइंग एवरी डे, तो उसका फायदा एचडीएफसी के कस्टमर्स को भी मिलेगा। मैनेजमेंट यंग और एक्सपीरियंस तो हमेशा एक मिक्स चलता ही रहेगा। बैंक के अंदर भी ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं, अब सीईओ तो पुराने हो गए, हमें यंगर लगता है। तो वो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बात नहीं रहेगी, क्योंकि वहां भी रिटायरमेंट पॉलिसी तो एचडीएफसी में भी थी। तो क्या इसे एक तरह से ये समझा जाए कि दीपक पारेख साहब का ये सक्सेशन प्लान है? आमतौर पर लोग अपनी पर्सनल वेल्थ के लिए अपनी फैमिली में करते हैं, लेकिन एक प्रॉपर सक्सेशन प्लान एचडीएफसी ग्रुप का? देखिए, सक्सेशन प्लान एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि एचडीएफसी की एक डिजाइन थी कि भाई हम इतनी अलग भारत के लिए, बढ़ते हुए भारत में जो जो चीजें चाहिए वो हम सब बनाएंगे। तो उन्होंने सब कंपनियां बनाई। और आज उस कंपनियों के रेगुलेटरी इश्यूज, शेयर होल्डिंग इश्यूज, मैनेजमेंट इश्यूज को देखते हुए वो ग्रैंड डिजाइन को आज एक फिनाले करना था। तो ये कोई नई बात एकदम अचानक हो गई ऐसी बात नहीं, कि ये तो काफी टाइम से, पिछले कई सालों से चर्चा का विषय था कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर होगा। तो आज उन्होंने इसके समय को अनुकूल देख के उसको किया है। दीपक पारेख साहब का सक्सेशन या उनका रिटायरमेंट एक चीज है, लेकिन ये तो बहुत खुशी की बात है कि जिस व्यक्ति ने इस देश को इतना दिया, वो अपने हाथों से इस मर्जर को भी करके जाए। तो मैं तो उसके लिए एक मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि वो अपने हाथों से इतनी कठिन नौकरियों को संभालते हुए करके जा जी, रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर, ये बड़ी चीज़ है, क्योंकि अपने रहते हुए अपने सामने किस तरह से आगे एक ग्रुप का विजन बना है। अब एक राय शेयर होल्डर्स के लिहाज से, हालांकि एचडीएफसी के किसी भी शेयर कंपनी के शेयर होल्डर हों, वो हमेशा खुश रहते हैं, कभी वो शॉर्ट टर्म सोचते भी नहीं है। लेकिन इस मर्जर के बाद, इतने बड़े मूव के बाद, एक मन में आता ज़रूर है कि व्हाट नेक्स्ट, क्या हम अभी भी जिनके पास शेयर हैं वो होल्ड करें? क्या ये अब भी बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स में से एक है? देखिए, आज का जैसा मूव है, उस मूव में तो एक बार आशा बनती है कि अच्छा है। हम्म। लेकिन बाजार तो इस हार्ड नोज्ड एकदम, जिसको है कि रोज इसकी कसौटी करनी पड़ती है, हर शेयर की कसौटी करनी पड़ती है, वो कसौटी करनी पड़ेगी। कुछ महीनों के अंदर इसके क्या सिनर्जीज एग्जैक्टली सामने आती है, कितना जल्दी ये मर्जर हो जाता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में तो इसके प्रोस्पेक्ट ठीक से बने ही रहेंगे। लेकिन जिस कंपनियों के नाम जैसे ऑलरेडी बुक मल्टीपल हाई होता है, तो वहां आपको एक हमेशा स्कोप कम नजर आता है। तो ग्रोथ तो रहेगा, इज ऑलवेज रिलेटिव टू द प्राइस दैट यू पे फॉर इट। मुझे लगता है आज की तारीख में तो मैं ये इसमें से कुछ भी बेचने का, सोचने का प्रश्न नहीं उठता। नया कितना खरीदूंगा, ये साल, अब ये 22-23 बहुत क्रिटिकल ईयर है सब पूरी देश के लिए, कि अर्निंग्स मोमेंटम कितना बना रहता है। मैक्रो इकोनॉमी देखते अर्निंग्स मोमेंटम बनेगा, कॉस्ट फैक्टर्स देखते उसमें कुछ एक लोगों को प्रश्न चिन्ह है कि भाई ब्याज की दरें बढ़ेगी और लागतें बढ़ेगी, तो क्या एग्जैक्टली होता है।
भारत की डिमांड कितना फास्ट बढ़ सकती है, जितनी हम सबकी मंशा है कि नहीं बीच बीच में अटक जाती है। तो अगर ये 22-23 का जो वर्ष है, वो तमाम सेक्टर्स के लिए बड़ा अहम वर्ष है कि डिमांड पैटर्न भारत का अब चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये चेंज होता है तो हमें रैपिड ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो 22-23 सबके लिए, सब कंपनियों के लिए देखना एक जरूरी है।